कांग्रेस का काम और देश बदनाम। दरअसल आज सबसे पहले देखिए राहुल गांधी कहां थे। राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे थे, कोर्ट में पेशी थी। मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा था उन्हें पेश होना होगा हर हाल से। राहुल गांधी सुल्तानपुर की कोर्ट पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए दिल्ली में क्या हो रहा था। दिल्ली में एआई समिट हो रही है। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, इतनी बड़ी समिट है। ये सब राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे हैं, एआई से जुड़े हुए बड़े बड़े सीईओ पहुंचे हैं और पूरी दुनिया में भारत की इस एआई समिट की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज क्या किया मैं आपको बताऊं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दरअसल देखिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने उस एआई समिट में टी शर्ट उतार दी, कपड़े उतार दिए। आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो एआई समिट में जिन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी, टॉपलेस हो गए। और सोचिए जहां बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे थे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह हरकत की है। और उसके बाद इसी समिट में जो लोग मौजूद थे वो विरोध करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहने लगे आप जाइए यहां से, देश का नाम खराब कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए इन सबको पकड़ा गया। जो कांग्रेस कार्यकर्ता टॉपलेस हुए, टी शर्ट उतारी, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोचिए जिस एआई समिट की पूरी दुनिया में बात हो रही है, ये बुर्ज खलीफा है दुबई का। बुर्ज खलीफा पर भी एआई समिट का जलवा नजर आ रहा है। लिखा है फ्यूचर ऑफ एआई, भारत का नक्शा आ रहा है। और इस वजह से बीजेपी ने शहर शहर प्रदर्शन शुरू किया। राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन किया। देश के खिलाफ होना ये बताता है कि इनकी कैसी सोच है, इनकी क्या विचारधारा है। देश के गद्दार राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इनको घर से बाहर निकालना होगा, सामने आना होगा, जनता को जवाब देना होगा। दूसरी तरफ देखिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग शहरों में प्रदर्शन होने लगा जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। बीजेपी ने कहा यह देश का अपमान है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। जयपुर के बाद देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। ये भरम फैलाने वाले लोग जो देश में हैं, ये अर्बन नक्सल हो गए। ऐसे में कोई एक भी घटना घटे वो भी हमारे लिए उतनी ही चिंता का विषय है। देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है। जिस समिट में पीएम मोदी ने 20 से ज्यादा देशों के प्रमुखों का स्वागत किया, जिस समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा जैसी हस्तियों ने शिरकत की, जिस समिट में सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे टेक्नोक्रेट मौजूद रहे, उस समिट में कांग्रेस के टॉपलेस ब्रिगेड ने यह क्या कर दिया। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। देश की सबसे पुरानी पार्टी से ऐसी उम्मीद न थी, लेकिन कांग्रेस ने एआई समिट को शायद बीजेपी का कार्यक्रम समझ लिया।
फिर जो बवाल हुआ उसने धीरे धीरे बीजेपी के गुस्से को राहुल गांधी के घर तक पहुंचा दिया। राहुल गांधी को आके माफी मांगना चाहिए। स्वाभिमान इनको कभी कुछ पड़ा नहीं। ये जो है कांग्रेस वाले, इनको देश के लोगों ने नकारा है और हमेशा के लिए नकार देंगे। अब देखिए ये बवाल हुआ कब, कैसे और क्यों। दोपहर करीब 1 बज रहे थे, भारत मंडपम में हंगामा हुआ। अचानक कुछ लोग अपनी टी शर्ट उतारकर वहां नारेबाजी करने लगे। एआई समिट में मौजूद वो प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इनकी संख्या 15 से 20 रही होगी। इनके हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट थी। सफेद टी शर्ट पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में टी शर्ट लेकर स्टेज पर चढ़ गए। वो कार्यकर्ता अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस फौरन एक्शन में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। बाकी प्रदर्शनकारी मौके से फरार हो गए, उन्हें ढूंढा जा रहा है। गिरफ्तार 4 में से 2 प्रदर्शनकारी तेलंगाना के रहने वाले। सूत्रों के मुताबिक वो प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और क्यूआर कोड भी लिया था। अब देखिए जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कृष्णा हरी राष्ट्रीय सचिव हैं यूथ कांग्रेस के, कुंदन यादव सचिव हैं बिहार यूथ कांग्रेस के, अजय कुमार अध्यक्ष हैं यूपी यूथ कांग्रेस के और नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय संयोजक यूथ कांग्रेस के। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जरा सुनिए बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है, अपने कपड़े उतारे, अपने टी शर्ट उतारे हैं, ये प्रदर्शन मैं फिर से कह दूं, विकसित होते भारत का विरोध है। ये युवाओं के सपने का विरोध है। अरे आप विरोध कीजिए, नीतियों का विरोध कीजिए, आप अपमान का विरोध, लेकिन आपने देश का विरोध किया है। इस बात जनता बता देगी आपको। जिन प्रदेशों से उन प्रदेशों से भी जाओगे। पाकिस्तान और चीन के यार राहुल गांधी है, आज उसके खिलाफ आज हम लोग आंदोलन किया है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की बेइज्जती कराते रहते हैं और आज उनके किराए के टट्टू वैश्विक स्तर पर हमारी बेइज्जती कराने की नाकाम कोशिश किए हैं। ऐसे किराए के टट्टुओं को देश से जूते मार के बाहर करना चाहिए। इस तरह से नग्न प्रदर्शन किया गया, ये हम भारतीय जनता युवा मोर्चा इसको निंदा करते हैं। राहुल गांधी इस तरह के काम करते रहेंगे तो अपने कांग्रेस की नैया को और डुबाते रहेंगे। राहुल गांधी की मानसिकता दिखती है। कांग्रेस ने उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार के संस्कार दिए हैं वो उससे दिखता है। बिना प्लानिंग के इस तरीके से सभी का क्यूआर कोड हासिल करना, एक जैसी टी शर्ट पहनना और एक फिक्स समय पे पहुंच के प्रोटेस्ट करना, ये बिना प्लानिंग के संभव नहीं है। इसकी प्लानिंग की गई है और इसकी जांच हम निश्चित ही करेंगे और ये एक इलीगल एक्ट है और इस पर सख्त लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगल तौर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो लीगल एग्जामिन करें, जो मैक्सिमम जो लीगल एक्शन होगा वो हम इस पर सख्त लीगल एक्शन सर्टेनली इस पर लिया जाएगा। अब देखिए जरा, पुलिस ने जैसे कहा इसके लिए प्लानिंग की गई। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं जिस तस्वीर में तस्दीक होगी कि किस तरह से इसकी प्लानिंग की गई है। ये पहले आकर टी शर्ट पहनकर पहले से खड़े थे, यहां सब एक साथ देखिए खड़े, उसके बाद एक साथ सबने टी शर्ट उतारी और फिर ये एआई समिट में आगे बढ़कर गए। ये बताता है कि ये प्लान कर घुसे थे। ये बताता है कि टी शर्ट लेकर आए थे और जानबूझकर इसे टेंट करने की कोशिश हुई है एआई समिट में। इसके बाद अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। ये भुवनेश्वर की तस्वीर देख रहे हैं। भुवनेश्वर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अगली तस्वीर देखिए सर, मुंबई से आई है। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी शर्म करो, देश के विरोध में कांग्रेस, देश के विरोध में कांग्रेस, विकास के विरोध में कांग्रेस। अब इसके बाद इतना बड़ा सियासी भूचाल आया कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में थे। उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। योगी ने कहा ये लोग देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश की छवि खराब करके अराजकता फैलाने की कोशिश है। जब पूरी दुनिया भारत की मेजबानी देख रही है, राजनाथ सिंह ने कहा, तब कांग्रेस ने आयोजन में व्यवधान का रास्ता चुना है। यह भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। जब भी भारत आगे बढ़ता है, कांग्रेस देश के साथ खड़ी नहीं होती। संबित पात्रा ने कहा यह राहुल प्रियंका ने प्लान बनाया था। प्रदर्शन का प्लान राहुल के घर पर बना था। यह सब कुछ बड़े प्लानिंग के तहत किया गया है। ये कपड़ों के अंदर टी शर्ट पहनकर आए थे। यह ग्लोबल एआई समिट था, बीजेपी की रैली नहीं थी। किरण रिजिजू ने कहा कांग्रेस खुद ही राष्ट्रीय शर्म का कारण बन रही है। पीयूष गोयल ने कहा जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। ऐसा विरोध प्रदर्शन भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। इस तरह की रणनीति कांग्रेस में विजन की कमी को दर्शाती है। मनजिंदर सिरसा ने कहा राहुल गांधी ने जो विरोध करवाया वो शर्मनाक था। ऐसा बर्ताव दिखाता है कि कांग्रेस कितनी नीचे गिर गई है। मनोज झा आरजेडी के सांसद वो कह रहे हैं समिट में प्रदर्शन बेहतर विकल्प नहीं है, दूसरा फोरम चुना जा सकता था। एसटी हसन सपा नेता कह रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। सुनिए जरा, इन तमाम सियासतदानों को अब तक राहुल गांधी और कांग्रेस कोशिश में थी सरकार को घेरने की, लेकिन ये कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है। सुनिए, ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता है और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। प्रोटेस्ट और कहां होगा? संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते हैं,
हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं, हम कहां बोले? एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम पर करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। गद्दार का मतलब समझती है? गद्दार तो भाजपा के लोग थे। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इनके पूर्वज जो है अंग्रेजों की उसका पृष्ठपोषण करने का काम कर रहे थे। तो ये जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है, उन पर आप यूं ही कह देंगे कि वो आपका राजनीतिक विरोध करते हैं तो वो गद्दार हो गए। क्या भाजपा के राजनीतिक विरोध का अर्थ गद्दारी है? देश से गद्दारी है? काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के साथियों ने आई समिट में जाकर पीएमएस कंप्रोमाइज के नारे लगाए हैं। ये रोष है, और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों में नहीं है, हर एक उस युवा में है जो पिछले 12 सालों से बेरोजगारी को झेल रहा है। दूसरी चीज ये है कि आज पीएम जो है देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, सारी बातचीत, सारी आलोचना, निंदा एक तरफ है, जो कांग्रेस ने किया है, कार्यकर्ताओं ने किया है, उसकी चारों तरफ आलोचना हो रही। फिर देखिए जरा, एआई समिट में आज खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और क्रिकेट खेलते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया, ये कैसे पूरे देश का अपमान है, क्योंकि इस समिट में देखिए कौन कौन लोग आए थे। इस समिट में दिग्गजों का जमावड़ा था। ये सब आप देख रहे हैं, एआई कंपनियों के सीईओज खड़े हैं, हजारों करोड़ों के मालिक हैं सब। ये न सिर्फ ये, बल्कि दुनिया के नेता पहुंचे थे इसमें, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग पहुंचे थे इसमें। अब देखिए जरा, इस समिट में कौन कौन आया, उससे आपको अंदाजा होगा इसकी अहमियत। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस समिट में आए थे, 20 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष और 60 से ज्यादा मंत्री, 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई दिग्गज आए थे और 45 से ज्यादा तकनीकी कंपनियों के प्रमुख आए थे। करीब 100 सीईओ और संस्थापक थे इस समिट में, 150 शिक्षाविद और 400 सीटीओ पहुंचे थे। 300 से ज्यादा प्रदर्शक थे और 30 से ज्यादा देशों की थीम पवेलियंस थी अलग अलग। अब देखिए कौन कौन से राष्ट्र अध्यक्ष थे। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पहुंचे थे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आए थे, सीईओ ओपन आई के सैम ऑल्टमैन पहुंचे थे और को फाउंडर एंथ्रोपिक के डारियो अमुदाई पहुंचे थे। ये सब लोग इस समिट का हिस्सा थे। संस्थापक सन माइक्रोसिस्टम्स के विनोद खोसला भी थे। अब सोचिए, इसकी अहमियत समझिए कि अगर ऐसी समिट में कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो क्या देश में एंटोनियो गुटेरेस पहुंचे थे, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आए थे, सीईओ ओपन आई के सैम ऑल्टमैन पहुंचे थे और को फाउंडर एंथ्रोपिक के डारियो अमुदाई पहुंचे थे। ये सब लोग इस समिट का हिस्सा थे। संस्थापक सन माइक्रोसिस्टम्स के विनोद खोसला भी थे। अब सोचिए, इसकी अहमियत समझिए कि अगर ऐसी समिट में कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो क्या देश में और दुनिया में हम एक ज़हनियत पैदा कर रहे हैं। खुद पहुंचे मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे एआई समिट में और उन्होंने कहा, जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से पूछिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया है वो क्या है, उसका क्या मतलब है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने आके हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की है, तो मैं भी जस्ट अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा था कि वो क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस बात पे। क्या सोचते हो दोस्त? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कभी भी कि भाई एआई समिट चल रही है एंड हल्ला गुल्ला करेंगे तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। नहीं होना। क्या सोचते हो? सर, इतने सारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं, हमारे कंट्री का रेपुटेशन इज एट अ स्टेक, हमको सबको सेलिब्रेट करना है। हल्ला गुल्ला हम सेलिब्रेशन के हिसाब से करेंगे तो और अच्छा है, और दैट शुड बी द इंटेंशन, पॉजिटिव वाइब फैलाना चाहिए। और इस बीच एक तरफ कांग्रेस ने कैसे जगहसाई करवा ली, अपना विरोध कराकर खुद फंस गई है, दूसरी तरफ आज राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी थी। सुल्तानपुर कोर्ट ने कहा था आज खुद व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। अब देखिए राहुल गांधी कोर्ट क्यों गए थे और कोर्ट में क्या हुआ। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। राहुल की पेशी यूपी में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में हुई। कोर्ट पहुंचने पर राहुल ने जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया। वो करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे। अब अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। यह मामला दरअसल 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान का है। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी चुनाव के दौरान। सुल्तानपुर के बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का केस कराया था। केस होने के बाद समन के बावजूद राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। दिसंबर 2023 में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया। फरवरी 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने सरेंडर किया और राहुल गांधी को कोर्ट ने 25,000 के मुचलके पर जमानत दी है। जनवरी में कोर्ट ने फिर से राहुल गांधी को निजी तौर पर पेश होने को कहा। अब आपको बताऊं, राहुल गांधी उसके बाद कोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया का भारी जमावड़ा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे।
बयान दर्ज करा है उसको न्यायालय ने दर्ज किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से मेरे ऊपर दर्ज कराए गए हैं। ये आरोप जो है मेरे ऊपर, ऐसा मैंने कोई भी किसी की मानहानि उद्देश्य करने के आशय से कोई भी कथन नहीं किया है। सारे आरोप आधार निराधार बलहीन है। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, हमको फर्जी फंसाया गया है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कंप्लेंट फाइल किया गया है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पर 9 मार्च के लिए सफाई साक्ष्य नियत किया गया है। मेरे द्वारा उस पर आर्गूमेंट किया गया और उसके बाद फिर ऑनरेबल कोर्ट ने 9 मार्च सफाई साक्ष्य के लिए नियत किया है। राहुल जी गए वहाँ पर बयान दर्ज कराए और बयान दर्ज कराने के बाद फिर जज साहब ने अगले 9 मार्च की डेट लगाई है। केस डालो, झूठे झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं और मेरे ख्याल से एक पहचान भी बन गई है कि जो सत्य के लिए खड़ा है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जो विकास के लिए जनता के लिए खड़ा है, उस पर सबसे ज्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज्यादा उसी पे केस डलेंगे। और आइए इस बवाल के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और नया बवाल है अलग शहरों से। शहर शहर आखिर क्यों नफरती पत्थर चल रहे हैं? सबसे पहले देखिए जरा, ये पत्थरबाजी हुई, छत्रपति शिवाजी की यात्रा निकल रही थी, उस दौरान दावा है कि मस्जिद से ये कुछ फेंका गया। पुलिस पहुंची थी, लोगों को पीछे कर रही थी। एक तरफ देखिए जो छत्रपति शिवाजी की यात्रा निकाल रहे थे वो भीड़ है, एक तरफ मस्जिद के बाहर कॉरिडोर में भीड़ है, उसे पुलिस अंदर कर रही है और ये कुछ निकल कर गिरा है। देखिए उसके बाद हिंसा हुई और आगजनी हुई। कर्नाटक के बाद देखिए हैदराबाद में बवाल हुआ। हैदराबाद में भी यात्रा निकल रही थी, उस दौरान 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। तो कर्नाटक और हैदराबाद नहीं, मध्य प्रदेश में देखिए बवाल हुआ। मध्य प्रदेश में पत्थर चले, ये आप देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं। मंदिर के पास पहुंच गए कुछ मुस्लिम युवक और हंगामा शुरू हुआ। दरअसल रमजान चल रहे हैं, अजान और आरती के वक्त को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद देखिए आपस में झड़प शुरू हुई। और उसके बाद ये मामला इस कदर बढ़ गया कि सड़क पर पत्थरबाजी दोनों पक्षों की तरफ से होने लगी। कई घंटों तक ये पत्थर चलते रहे। तो 2 पक्षों में पत्थर चले। कुछ और मोबाइल कैमरों से जो वीडियो बनाए गए हैं, वो वीडियो ये दावा करते हैं, तस्दीक करते हैं कि कुछ पत्थरबाज, अगर आप देखें तो मस्जिद के ऊपर कुछ पत्थरबाज हैं जो पत्थर चला रहे हैं और ये कैमरे में कैद हुई है तस्वीरें। और उसके बाद देखिए मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने लोगों को दौड़ाना शुरू किया। उपद्रवियों को खदेड़ा है, आंसू गैस के गोले दागे। अब देखिए जरा, 2 पक्ष आपस में भिड़े, कौन सा पक्ष क्या कह रहा है? हिंदू पक्ष कह रहा है दुर्गा मंदिर में हम हर रोज शाम को आरती के समय स्पीकर चलाते हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग स्पीकर बंद कराने की धमकी दे रहे थे, हमने मना कर दिया तो वो लोग मंदिर पर तोड़फोड़ करने लगे, मंदिर का ग्रिल तोड़ने की कोशिश की, पथराव भी करने लगे। 60-70 लोगों की भीड़ मंदिर को तहस नहस करना चाहती थी। उन लोगों के हाथ में डंडे, तलवार और हथियार भी थे। वो जबलपुर में खून खराबा मचाने की भी तैयारी में थे। पुलिस से मांगा है कि 24 घंटे में मस्जिद तोड़ दी जाए और मंदिर के सामने किसी हालत में नमाज न पढ़ने दी जाए। अब देखिए दूसरा पक्ष, मुस्लिम पक्ष कह रहा है मंदिर के सामने हमारी मस्जिद है, हम नमाज पढ़ रहे थे, लाउड स्पीकर की तेज आवाज से नमाज में दिक्कत हो रही थी, हमने शांति से मंदिर में स्पीकर बंद करने की मांग की। यह भी कहा कि पहले नमाज पढ़ लेने दें फिर आरती कर लेना, लेकिन आयोजक और मंदिर में जमा लोग हमें ही धमकाने लगे, हमारी मस्जिद तोड़ने की धमकी दी और लोगों को उकसाया। रमजान के महीने में मंदिर के स्पीकर पर पाबंदी लगे, हमें भी आजादी के साथ इबादत का पूरा अधिकार है। अब इसके बीच पुलिस ने एक्शन लिया है। सीहोर में तनाव की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल पहुंचा है। हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस चलाना पड़ा है। माहौल न बिगड़े इसके लिए 12 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस बल लगातार इलाके में फ्लैग मार्च कर रहा है।
सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस ने अब तक 49 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में उपद्रवियों की गाड़ी और संपत्ति जब्त की जा रही है। आरोपियों से नुकसान की भरपाई कराने की भी तैयारी हो रही है। अब तस्वीर में आपको दिखाऊं, पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो तस्वीर देखिए। पुलिस ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। अरेस्ट करके पुलिस ने अपनी बस में बिठाकर पुलिस ले गई। बताया जा रहा है पुलिस ने लगभग 49 लोगों की गिरफ्तारी की है। उन लोगों को पुलिस ने उठाया है जिन पर पुलिस को संदेह था या जो सीसीटीवी में पुलिस को नजर आए। तो पुलिस ने लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन हिंदू संगठन कुछ और मांग पर अड़े हैं। देखिए जरा, वो आज थाने के बाहर बैठ गए और चालीसा का पाठ किया। उससे पहले एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, पुलिस ने गिरफ्तारियों के साथ साथ बाइक्स भी उठाई हैं, बाइक्स भी जब्त की हैं लोगों की। ये वो तस्वीर है। और इसके बाद सुबह हुई। सुबह में आप देख रहे हैं थाने के बाहर हिंदूवादी संगठन ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और उसके बाद पुलिस बीच में आई, पुलिस से भी झड़प हुई और उसके बाद पुलिस से बहस भी हुई संगठन के दरमियान। उसके बाद जो वहां उपद्रवी मौजूद थे उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। जो ठेले वाले थे, फल वाले थे, जिनकी दुकानें लगी थी, उसे तोड़ दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है जो लोग सड़कों पर आए थे, जिससे हालात शांत कराए जा सके। ये सारा बवाल 24 घंटे तक चलता रहा। घर का सामान निकाल के पूरा तोड़ दिया। कुछ तो लेके भी चले गए हैं, सामान हमारा लूट पाट करके लेके गए हैं सर यहाँ से। और इतनी गंदी लैंग्वेज में है ना, नारे लगा रहे थे, इतना बुरा बुरा बोल रहे थे कि हम क्या बताएं। वो पूरे तलवार फरसा भाला सब लिए, पूरा दरवाजा हमारा तहस नहस कर दिए। हम लोग को जान का खतरा था पूरा। अंदर आग लगाने के बाद ये यहाँ पर तलवार और ये मीटर काट दिए थे, जला दिए। ठेला पलटा दिया गया इनको, कारण कुछ नहीं था। क्या कारण था? खड़े थे ठेले, आरएसएस के लोगों ने पलटा दिए। गंदी गंदी गाड़ियां लात मार रहे दरवाजे में, ऐसे बल्लम कहीं बुलाए हैं, हथियार लिए हाथ में, तो कैसे हम लोग निकले? और बंदूक भी लिए। 2 बजे रात में यहाँ पे तोड़फोड़ करी और पूरा जो पाए बितरे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी रात की प्रशासन ने ऐसा क्यों करा, सिमटवा के रख दिया। और जिनके मीटर थे टूटे हुए, वो भी मीटर ही बदल गए। ये मतलब कुल मिला के मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा। हम लोग का कोई इनसे विवाद नहीं है। सामाजिक तत्व आए, उन्होंने पलटाया है। अब ये तो प्रशासन जो वीडियोग्राफी कर रही वही बता पाएगी कि कौन लोग थे। बिल्कुल चाहते हैं जो लोग कर रहे हैं ऐसा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी माँ भगवती की यहाँ आरती चल रही थी, तब उस समय मस्जिद से पथराव चालू हो गया और ये हमारी आस्था के सीधा प्रहार है। कांच लगे थे, कांचों में पत्थर मारे गए इस तरीके के। और उसके बाद फिर जब लोग भीड़ जुड़ने लगी तो इसके बाद उन लोगों ने पत्थर मस्जिद के ऊपर पे फेंके। गया अंदर से मस्जिद से सबको निकलवाया और वो चाय की दुकान से 25-30 12 महीना बैठे रहते वहाँ पे, उनको लेके आया और अंदर घुस के सबको मारा। चप्पल जूता पहन के मंदिर के अंदर गया और जैसे ही बना पूरी मस्जिद के ऊपर से ईंटा बरसाए गए। यहाँ पे 1 ट्राली ईंटा था यहाँ पे। अब देखिए कर्नाटक से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई। कर्नाटक में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की यात्रा रही। उस दौरान देखिए ये पत्थर चलने शुरू हुए। दावा है, कोई कह रहा है चप्पल फेंकी गई, कोई कह रहा है पत्थर फेंका गया। उसके बाद हंगामा और बढ़ गया। फिर अगले दिन सुबह बवाल शुरू हुआ। जब प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब दूसरी तरफ देखिए, कर्नाटक के बाद हैदराबाद में भी
दरअसल यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान नारे लग रहे थे। सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, सामने मस्जिद है। और इसके बाद देखिए हंगामा बढ़ा और फिर इस तरह के बवाल में तब्दील हो गया। गुत्थम गुत्थी झड़प शुरू हो गई। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर अलग अलग शहरों में बवाल क्यों हो रहा था, क्या थी वजह। सबसे पहले देखिए कर्नाटक, बागलकोट। रात में शहर में शिवाजी जयंती का जुलूस निकल रहा था। जैसे ही जुलूस एक मस्जिद के पास से गुजरा, बवाल हो गया। आरोप है मस्जिद से जुलूस पर पत्थर और चप्पलें फेंकी गई। बागलकोट के एसपी तक पथराव की वजह से घायल हो गए। नाचते गाते जो जुलूस निकल रहा था उसमें अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कुछ लोगों ने सब्जियों के ठेले पर आग लगा दी। पथराव और आगजनी से बागलकोट में भारी तनाव फैल गया है। इलाके में भारी पुलिस तैनात है, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलाके में पुलिस का दावा यह है कि हालात काबू में है और आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कहा मंदिरों और हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले हो रहे हैं और कांग्रेस सरकार एक्शन की बजाय सिर्फ बहाने बना रही है। दूसरी तरफ हैदराबाद में देखिए शिवाजी जयंती के जुलूस में बवाल हुआ है। अंबरपेट इलाके में जैसे ही जुलूस मस्जिद से गुजरा, हंगामा होने लगा। खबर है कि मस्जिद में तब रमजान की नमाज चल रही थी और बाहर जुलूस में तेज आवाज में गाने और नारेबाजी हो रही थी। इसी बात पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और बवाल हो गया। हालात बिगड़ता देख पुलिस फोर्स आई और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बवाल में एक यूट्यूबर पिट गया है जो हैदराबाद की जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहा था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं टी राजा। तेलंगाना के मुसलमान अपने आप को ही मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, अपने आप को यह समझ रहे कि हम लोग तेलंगाना में कुछ भी कर सकते हैं। नो एफआईआर, नो अरेस्ट। आज का तेलंगाना का मुसलमानों को फुल सपोर्ट, पुलिस सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट भी मिल रहा है और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, धार्मिक हमारे कार्यक्रमों पर हमले हो रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। आज कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, यहाँ के हिंदुओं को आज सोचने की आवश्यकता है कि कितनी बड़ी गलती तुम लोगों ने की है। तुम लोगों की नासमझी के कारण आज तुम लोगों को खतरा हो रहा है तुम लोगों पर, और तुम लोगों पर ही एफआईआर हो रहे हैं। तो कई जगह खबरें आई कि रमजान का महीना शुरू हो गया है, मस्जिदों में भी भीड़ थी और इसी वजह से यूपी में एक और मांग हुई। यूपी में मांग हुई कि रमजान के महीने में लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त विधानसभा पहुंचे, वो तस्वीर है। विधानसभा में यह मांग उठी कि रमजान में लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाए। यूपी में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर यह बवाल शुरू हुआ। सपा की मांग थी कि रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजाने दे, लेकिन योगी सरकार ने नियम पर ढील देने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। इस फैसले से अखिलेश की पार्टी और उनके नेता बहुत नाराज है। सपा के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने इसे भेदभाव बताया। कहा कांवड़ यात्रा निकलती है तो सरकार फूल बरसाती है, होली पर भी सरकार पूरे राज्य में खास इंतजाम करती है, लेकिन जो रमजान हम मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र महीना है, इसमें अमन चैन के लिए इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन त्योहारों के समय भी सरकार अनदेखी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। यूपी सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे। इसके मुताबिक रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर बैन है। बाकी समय भी तय आवाज की सीमा में ही इस्तेमाल की अनुमति है और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर शिकायत मिली तो एक्शन होगा। इस बीच मथुरा के फलाहारी महाराज ने सीएम को पत्र लिखा और कहा कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से छात्रों को दिक्कत होती है। परीक्षाओं के बीच तेज आवाज पढ़ाई में परेशानी पैदा कर रही, इसलिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर को पूरी तरह बंद किया जाए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता और धर्मगुरु। सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, तो मेरा यह अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता है। सवाल यह है कि कमाल अख्तर को यह आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में घड़ी है और जिसको रोजा रखना है उसको किसी के ऐलान की जरूरत नहीं है। विपक्ष भी जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को हवा देता है और फिर कहीं ना कहीं इस्लाम और मुसलमान की हिजो होती है, तौहीन होती है। सरकार मस्जिदों से, मदरसों से लाउड स्पीकर के द्वारा तेज आवाज में अजान हो रही है, ये बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस करते हैं। मौलाना तो अपने बच्चों को केवल कट्टरपंथी सिखाते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सनातनियों के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इनको तो अपना बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है। तो
है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है उनके। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, बीएलए ने मुनीर सेना को रुला दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने, आपको मैंने दिखाया था कि कैसे मुनीर के 7 जवानों को बंधक बना लिया है। पाकिस्तानी फौज अपने ही सैनिकों से पीछा छुड़ा रही। मुनीर ने अपने फौजियों को मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि 7 पाक सैनिक बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। उनकी जान बचाने के लिए मुनीर के पास बस 2 दिन बचे, वरना बीएलए बंधक पाक सैनिकों को फांसी पर लटका सकता है। क्योंकि बीएलए ने पाक फौज को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बीएलए ने कहा था 22 फरवरी तक कैदियों की अदला बदली नहीं की तो बलूचिस्तान में बंधक पाक सैनिकों को फांसी पर लटका देगा। फांसी की डेडलाइन करीब है, लेकिन पाक सेना ने कुछ नहीं किया। दावा है कि पाक सेना ने यह मान नहीं रही है कि ये सैनिक उनके हैं, जिसके बाद बंधक पाकिस्तानी सैनिकों की हालत खराब हो गई। रोते बिलखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों का वीडियो जारी किया। बीएलए की ओर से जारी इस वीडियो में पाक सैनिक रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पाक सेना से असीम मुनीर से गुहार लगा रहे हैं, देखिए हम आपके सैनिक हैं। बंधक सैनिक अपने सरकारी आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। बलूच कैदियों के बदले बंधकों की अदला बदली की मांग मान ले, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वीडियो में एक सैनिक रोते हुए पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठाता है। वो कहता है पाक आर्मी कैसे कह सकती है कि हम उनके लोग नहीं हैं। आईडी कार्ड दिखाकर कहता है ये सेना ने ही बनाया है और अब इनकार कर रही है सेना। दरअसल बलूच लड़ाकों का दावा है कुछ दिनों में उसने 200 पाक फौजी मार दिए, लेकिन पाक फौज न ये आंकड़ा मान रही है न इन बंधकों को अपना मान रही है। सोचिए जरा, एक देश में सैनिक बंधक है, लेकिन फील्ड मार्शल कहां है, आर्मी चीफ कहां है। दूसरी तरफ पीएम आज फिर ट्रंप को नोबेल दिए जाने की पैरवी कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे। तस्वीर आई कि शाहबाज ट्रंप के गले पड़ रहे थे। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा शाहबाज को खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए। And just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. तो ट्रंप ने कहा खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गए। दूसरी तरफ असीम मुनीर का आता पता नहीं है कि आखिर मुनीर कहां है। पाकिस्तानी सेना कह रही है ये हमारे लोग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने चीफ और जनरल रहे हैं ये केवल खुद मौज करते रहे और सेना को मरने के लिए छोड़ दिया है, ये भी सच है। देखिए कैसे पाकिस्तानी फौज को मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी समूह भी कहते हैं, क्योंकि दावे के मुताबिक पाक सेना 100 से ज्यादा कारोबार चलाती है। अनुमान है कि पाक सेना ने ये 100 धंधे करीब 9 लाख करोड़ के हैं इनके धंधे। पाक लेखिका आयशा सिद्दीकी ने अपनी किताब में दावा किया है पाक सेना रियल एस्टेट, बैंकिंग, डेयरी, सीमेंट समेत सारे धंधे। पाक आर्मी और उसके अफसरों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। हथियारों की खरीद और रियल एस्टेट में करप्शन से करोड़ों कमाते हैं। मुनीर की बात करिए, पाकिस्तानी फौज के मौजूदा मुखिया असीम मुनीर अरबों के मालिक हैं, लेकिन संपत्ति सिर्फ 7 करोड़ है, यही घोषित कर रखा है, लेकिन है कई गुना ज्यादा इससे, क्योंकि दावा है कि मुनीर करीब 100 से ज्यादा कंपनियों का मुखिया है। सेना और मुनीर के परिवार की ओर से ये कंपनियां चलाई जा रही हैं। हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर मुनीर और ट्रंप की बड़ी डील हुई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 से 22 तक आर्मी चीफ रहे। बाजवा की संपत्ति 1270 करोड़ रुपए। पाक मीडिया के मुताबिक बाजवा के कार्यकाल में परिवार ने अरबों कमाए हैं। बाजवा की पत्नी आयशा अमजद की संपत्ति 0 से 220 करोड़ रुपए हो गई। बाजवा के बेटे और पत्नी के कराची, लाहौर में कई प्लॉट, घर और संपत्तियां हैं। बाजवा के बारे में भी दावा है कि उनकी लंदन और दुबई में कई संपत्तियां हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ लंदन भाग के गए, वहीं मौत हुई। 2001 से 2008 तक पाक के राष्ट्रपति रहे मुशर्रफ के पास भी करोड़ों रुपए थे। चुनाव हलफनामे के मुताबिक तो मुशर्रफ की संपत्ति करीब 60 करोड़ थी, लेकिन दावा है उनके विदेशी खातों में 200 करोड़ से ज्यादा जमा थे। पत्नी के पास 20 लाख शेयर, 170 गोल्ड ज्वेलरी, 1.5 करोड़ के फर्नीचर समेत कई सामान। अगला नाम है जनरल राहिल शरीफ। उनकी संपत्ति 1460 करोड़ बताई जाती है। इनमें लाहौर के पास में करीब 135 करोड़ की जमीन शामिल है। इसके अलावा लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में 2 पेंट हाउस है उनके पास। सऊदी अरब में भी संपत्ति होने का दावा है, क्योंकि अभी रियाद में रहते हैं वो। भाई अब आपको लिए चलता हूं एक और जंग के मैदान में, कैसे ट्रंप और खamenei आमने सामने हैं। अब क्या होने जा रहा है अगला कदम? ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम सामने आ गया है। अब वाकई धमकी दे रहे हैं या कुछ करने भी जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ईरान, रूस और चीन एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। सवाल यह है कि ईरान, रूस और चीन एक साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। क्या जंग की स्थिति में रूस और चीन ईरान का साथ देंगे? दूसरी तरफ आज खबर आई कि ईरान का एक फाइटर जेट भी क्रैश हो गया है। क्रैश की तस्वीरें आई। ईरान से जंग की अटकलों के बीच ट्रंप का अल्टीमेटम सामने आया। ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। अमेरिकी मीडिया ने पहले इसी हफ्ते हमले का दावा किया था। अब ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को समझौता करने को कहा है। ट्रंप ने फिर कहा ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। ईरान को अमेरिका के साथ एक सार्थक और मजबूत समझौता करना होगा, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप का अल्टीमेटम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज और हथियारों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिकी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर कई मिसाइल से लैस डिस्ट्रॉयर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के करीब आ गया है और अमेरिका के साथ ईरान भी युद्ध को लेकर तैयार दिख रहा है।
परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नाकाम होने पर युद्ध के लिए तैयार है। जंग की आशंका के बीच ईरान रूस के साथ युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। रूस ने भी साफ कहा है कि वो ईरान के साथ है। साथ ही चीन ने भी ईरान का समर्थन किया है। उधर खमनेई ने बातचीत के बीच अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका अपनी जिस सैन्य ताकत का घमंड करता है उसे एक ही झटके में धराशायी किया जा सकता है। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। They cannot continue to threaten the stability. ईरान के लिए क्या बुरा हो सकता है ये अभी नहीं बता सकता। हम ईरान के साथ एक समझौता करना चाहते हैं। हम किसी न किसी तरह समझौता कर ही लेंगे। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि या तो डील होगी या फिर ईरान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि 10-15 दिन इसके लिए काफी है। ये काफी लंबा समय है। इजराइल पूरी तरह से तैयार है, किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। हम अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने ट्रंप से ईरान को लेकर समझौते की बात कही थी। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। और एक बात साफ है, अगर खामनेई ने कोई गलती की, ईरान ने इजराइल पर हमले की कोशिश की, तो ईरान को हम ऐसा जवाब देंगे जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। तो अमेरिका पहले कह चुका है कि नेतन्याहू अगर ईरान पर अटैक करते हैं तो अमेरिका उनके साथ पूरी तरह खड़ा होगा। आइए अब बारी लाइफ का फंडा की। जिंदगी में हमारी परेशानियों और तनाव की एक बड़ी वजह है असंतोष। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती। आचार्य चाणक्य ने बताया कि किन चीजों में संतोष करना चाहिए और किन में नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा, संतोषा स्त्रीषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने। मतलब भोजन जैसा भी मिले उसे संतोष और खुशी के साथ ग्रहण करना चाहिए। सोचिए, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें आप जैसा खाना भी नसीब नहीं होता, यानी आप जैसा खाना खा पा रहे हैं, दुनिया में बहुत से लोग वैसा भी नहीं खा पाते। इसी तरह इंसान के पास जितना पैसा हो उसमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा पैसों की चाहत में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी दूसरे की धन दौलत पर नजर डालनी चाहिए। मतलब जितनी आमदनी हो उसमें खुश रहिए और आय के हिसाब से ही खर्च करिए। इसी तरह पति पत्नी को अपने रिश्तों पर भी संतोष करना चाहिए। संतोष में होना चाहिए, मतलब शादी के बाद दूसरी महिलाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी में कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा कि 3 चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए: शिक्षा, दान और साधना। मतलब पढ़ाई, जनता के कल्याण के काम और ध्यान की कोई सीमा नहीं। जितना करेंगे आपका उतना फायदा होगा। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल कीजिए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे